तो स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था स्टमच के बारे में। अब इस वीडियो में पढ़ेंगे स्टमच में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं, डाइजेशन करती हैं। तो उन ग्लैंड्स को क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये क्या करती है, ये कुछ एंजाइम्स और जूस, यानी जो ग्लैंड एंजाइम व जूस का स्त्रावन करती है वही क्या कहलाती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से एंजाइम्स का स्त्रावन करेगी, यानी कौन कौन से एंजाइम्स हैं या जूस हैं जो हमें फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से होंगे, सबसे पहले हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड पेप्सिन। थर्ड रेनिन। तो सबसे पहले HCl स्टार्ट करते हैं कि HCl क्या कार्य करते हैं। HCl हमारे फूड के साथ जो भी खराब पार्टिकल्स यानी सूक्ष्म कण है जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हैं, बैक्टीरिया या फंगस वगैरह ले लो, जो भी है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उनको किल करता है यानी मारता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, सूक्ष्म कणों को। ये होगा HCl का पहला कार्य। दूसरा कार्य इसका है कि ये पेप्सिन और रेनिन, यानी ये जो फॉर्म है ये है हमारी बॉडी में एक्टिव फॉर्म। तो एक्टिव है तो पहले इनएक्टिव ही होगी। इनएक्टिव कौन सी होगी, इनएक्टिव अवस्था क्या होगी, यानी पेप्सिन की क्या होगी, पेप्सिनोजन, और रेनिन की क्या होगी, प्रो रेनिन। तो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में बदलना कौन बदलता है, HCl। तो दो वर्क हो गए। अब अपने पढ़ेंगे पेप्सिन क्या कार्य करते हैं। पेप्सिन हमारी बॉडी में प्रोटीन कितने प्रतिशत, हमारी जितनी भी कुल टोटल खाई की प्रोटीन है उसका 90% डाइजेशन कौन कर देता है, पेप्सिन। तो प्रोटीन से कौन से मॉलिक्यूल्स में बदलेगा, यानी हमारी बॉडी में किस मैंने आपको बताया था कि एक तो होती है पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स। तो 90% प्रोटीन को पेप्टोन्स या पेप्टाइड में बदल देगा। रेनिन, रेनिन क्या करता है, रेनिन एंजाइम मिल्क का डाइजेशन, यानी वो अपने दूध किया, दूध में केसीन प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, रेनिन। तो ये है एंजाइम्स, आपको मैंने रीड करवा दी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के। अब अपने स्टार्ट करते हैं हमारी इंटेस्टाइन्स। तो फिफ्थ हेडिंग हमारी इंटेस्टाइन्स। तो क्या फूड स्टमक से किसमें आएगा, इंटेस्टाइन्स में। इंटेस्टाइन्स होती है दो टाइप की, स्मॉल एंड लार्ज, छोटी आंत बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब इनकी लेंथ क्या क्या होगी, 7 to 8 मीटर और इसकी 1 से 1.5 मीटर। क्यों, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका डायमीटर कम होता है और ये लेंथ ज्यादा होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा, लेंथ कम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो सबसे पहले ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ये पार्ट कहाँ कहाँ होते हैं, मैंने आपको बताया था कि
स्टमच है, स्टमच से फर्स्ट ये हमारी इंटेस्टाइन है, आपस में कंफ्यूज होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है यानी यहां से लेकर यहां पे जो स्टमच से जुड़ी होती है वो क्या है, ड्यूडेनम। और ये लास्ट है, यहां से इंटेस्टाइन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है, यानी बड़ी आंत से जुड़ती है। तो बड़ी आंत से पहले इस घुमाव तक यह है इलियम, और इन दोनों के बीच का पार्ट है जजब। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग अपनी क्या है, ड्यूडेनम पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ड्यूडेनम, इस ड्यूडेनम वाले पार्ट से हमारे 3 ऑर्गन कनेक्टिव होते हैं यानी जुड़े होते हैं। पहला लीवर, दूसरा गॉल ब्लैडर एंड थर्ड पैनक्रियास। यानी लीवर यकृत, गॉल ब्लैडर पित्ताशय और पैनक्रियास अग्नाशय। ये 3 अंग हमारे आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट से जुड़े हुए होते हैं। तो ये करते क्या है, डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो लीवर क्या है, लीवर भी डाइजेशन हेल्प करेगा, गॉल ब्लैडर हेल्प करेगा और पैनक्रियास हेल्प करेगा। फूड को बड़े अणु से छोटे अणु तोड़ना डाइजेशन कराता है ना। तो क्या है, अब अपने क्या पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह में ही हो चुका है, कितना 70%। प्रोटीन का पाचन कहाँ हो चुका है, 90% पेट में। अब बचा कौन है, इसका भी पाचन करवाना ना। तो लीवर क्या करता है, लीवर बाइल जूस का स्त्रावन करता है, जो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, तो जिसकी पीएच 7.5 से 8.5 होती है, यानी स्लाइटली बेसिक। तो ये क्या करता है, ये हमारे जो फैट होती है, फैट के मॉलिक्यूल्स को यानी वसा, जो भी अपने तेल घी जो भी खाया उसे किसमें बदलेगा, फैटी एसिड के रूप में बदल देगा। कौन बदलेगा, बाइल जूस। कितनी अमाउंट, यानी 95% तक ये बदल देता है, चेंज कर देता है किस रूप में, फैटी एसिड। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया लीवर का ये वर्क हो गया। दूसरा, अब जो ये बाइल जूस है ये 24 आवर्स स्क्रीट होता रहता है, यानी 24 घंटे स्त्रावित करता रहता है लीवर। तो क्या है, जब ज्यादा मात्रा में स्त्रावित हो जाएगा तो डाइजेशन तो हो ही चुका है, तो क्या जूस की आवश्यकता तो है ही नहीं। तो ये क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में जाकर ये स्टोर हो जाता है। तो गॉल ब्लैडर का ओनली क्या कार्य होगा, स्टोरेज किसका, बाइल जूस का स्टोर। यहाँ पर किसका स्टोरेज होगा, बाइल जूस का। अब अपने लास्ट हेडिंग रह चुकी है पैनक्रियास, यानी थर्ड ऑर्गन है हमारा, इसका ड्यूडेनम वाले पार्ट का। ये इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, जो पेट्स के बाद जो संरचना हुआ है हमारी, फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम। इससे 3 ऑर्गन मैंने आपको बताए। और लास्ट क्या है, पैनक्रियास। क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले डायग्राम में देख लेते हैं। ये क्या था, स्टमच। स्टमच से क्या जुड़ी होती है,
हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। अब छोटी आंत का लास्ट पार्ट का क्या था? इलियम। इलियम से क्या जुड़ी होती है? हमारी बड़ी आंत। ये क्या इधर से घूमकर आती है। तो इलियम से जो पार्ट जुड़ा होता है हमारी बड़ी आंत का पहला पार्ट, उसे क्या कह देते हैं? सीजियम। केवल यहां तक का पार्ट। सीजियम के बाद यहां तक का पार्ट क्या कहलाता है? कोलोन। और लास्ट में क्या होगा? रेक्टम। अब जो फर्स्ट हमारा पार्ट क्या लार्ज इंटेस्टाइन का सीजियम, सीजियम के नीचे एक छोटी सी नलिका पाई जाती है। इसका साइज होता है 2 से 3 इंच। इसे क्या कह देते हैं? अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसका मानव के शरीर में कोई कार्य नहीं है। ये हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग, जिसका कोई कार्य नहीं है। अगर ये हमारी बॉडी में उपस्थित भी होगा तो कोई फायदा नहीं है, अनुपस्थित भी होगा तो हमें कोई नुकसान नहीं। ये निष्क्रिय यानी इनएक्टिव है। एक्टिव कब था? आपको पता ही है। मानव का विकास किससे हुआ? मंकी से हुआ। बंदर से विकास हुआ मानव का। तो मंकी में ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक्टिव थी। ये क्या करती है? एंजाइम का स्त्रावन करती है जो घास फूस को डाइजेस्ट करती है। यानी घास फूस को पचाने का कार्य कौन करेंगे? जो अपेंडिक्स में एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब ह्यूमन घास फूस तो खाता ही नहीं है, तो इसका क्या कार्य होगा? घास फूस तो नहीं खाते ना, तो इसका कोई कार्य नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन जो घास फूस खाते हैं उनमें एक्टिव होती है। ओके। तो दूसरा, जब हम ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो ये क्या होती है? आकार में बड़ी हो जाती है, या कभी कभी वैसे ही अपनी संरचना में या फूल जाती है या लंबाई बढ़ जाती है। तो ये क्या होता है? फिर पेन होने लग जाता है, दर्द होगा। तो क्या डॉक्टर सर्जरी के द्वारा इसे काट कर निकाल देते हैं। ये हमारा सीजियम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है कोलोन। कोलोन बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है या बड़ा भाग कह सकते हैं। इसका क्या कार्य है? डाइजेस्टेड फूड यानी पचित भोजन है, भोजन पच चुका है, उसे वेस्ट फूड में बदलना। वेस्टेजेस में लगा लो, वेस्ट में बदल देना। और कोलोन में एक बैक्टीरिया होता है जिसे स्टीरिया या ई कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं। अब फूड डाइजेस्ट हो चुका है, इसमें कुछ नहीं बचा, वेस्ट हो चुका है। वेस्ट हमारी कोलोन ने वेस्ट में फूड को बदल दिया। ये ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है? उस वेस्टेज को खाता है, और वेस्टेज को खाने के बदले हमारी बॉडी को विटामिन B12 देता है। और विटामिन B12 अपने अलग से नहीं लेते, इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? हमारी बॉडी में ही होता है। हमारी बॉडी में इसका निर्माण होता है। कौन करता है? ई कोलाई बैक्टीरिया। इसलिए इसे सहजीवी जीवाणु सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि यह सहजीवी संबंध यानी लाभ, अपने को भी लाभ हो रहा है और इसको भी लाभ हो रहा है, दोनों को लाभ हो रहा है। तो एक है फूड खा रहा है, डाइजेशन फूड है, जो वेस्ट फूड है उसे खा रहा है, बदले में हमें क्या दे रहा है? विटामिन B12। तो कोई नुकसान तो नहीं है,
तो ये सहजीवी संबंध बनाकर हमारी बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन की इकोलाई में रहता है। अब डाइजेस्ट हो चुका है, फूड वेस्ट में बदल चुका है। लास्ट है रेक्टम। रेक्टम में वेस्ट कुछ समय के लिए स्टोर होता है और बाद में इसका एक्सक्रीशन कर दिया जाता है। तो ये अपना पूरा कंप्लीट हो गया डाइजेशन। मैं आशा करता हूँ कि आपको डाइजेशन बहुत अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। तो थैंक यू। नेक्स्ट अपने स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन।